मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के दूसरे वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का संक्षिप्त परिचय या कह सकते हैं मुख्य बातें। आज दूसरे वीडियो में इस मॉडल को हम अब विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल काम करता है। आप बीए में पढ़ रहे हैं और चाहे आप एमए में पढ़ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट या अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो बात आगे करते हैं मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की। तो जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है यह दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था 1960 में। तो आज हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, लघु खुली अर्थव्यवस्था का स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मुंडेल और फ्लेमिंग ने माना या उनकी मान्यता है, एजम्पशन है कि लघु खुली अर्थव्यवस्था होती है। लघु मीन्स होता है छोटा और खुली अर्थव्यवस्था अर्थात जो ओपन इकोनॉमी है, किसे कहेंगे? ओपन इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसका कि दुनिया के अनेक देशों के साथ संबंध होते हैं। और वो संबंध कैसे होते हैं? वह संबंध होते हैं व्यापार से संबंधित, ट्रेड से संबंधित। वह संबंध कैसा हो सकता है? वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित हो सकता है या पूंजी के व्यापार से संबंधित क्या होता है? संबंध होता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि खुली अर्थव्यवस्था में विश्व के अनेक देश आपस में लेन देन करते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन इन्होंने माना लघु खुली अर्थव्यवस्था। जब इनका मॉडल आया था तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी तो छोटी रही होगी। आज तो जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी है या चाइना की इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, खरबों डॉलर की इकोनॉमी है। तो लघु खुली अर्थव्यवस्था को मानकर चले, साथ में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत क्या होने वाला है इसकी इन्होंने व्याख्या की है। तो देखते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली का जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है और एक होती है परिवर्तनशील विनिमय प्रणाली। तो हम पहले समझते हैं यहाँ पर कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। लिखना नहीं है, इसको केवल समझाया जा रहा है। हमें मान लेते हैं कि क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो ये मान लिया जाता है कि आपको स्थिर विनिमय दर प्रणाली आती है और परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली के बारे में भी आपको जानकारी है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है? दो देशों के बीच मुद्रा की विनिमय दर को बतलाती है, जो कि उन दो देशों की सरकारों के द्वारा या जो सरकार का काम करता है उन देशों का केंद्रीय बैंक करता है। और दोनों देशों की मुद्राओं की जो वैल्यू होती है, एक्सचेंज रेट, वो तय कर दी जाती है, ठीक है। और उस एक्सचेंज रेट को अर्थात डॉलर और रुपए की बात कर ले कि कितने रुपए में कितना डॉलर मिलेगा, ठीक है, या कितने डॉलर में कितना रुपए मिलेगा, ये दोनों देशों की सरकारों के द्वारा, दोनों देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा तय कर दिया जाएगा। और इस विनिमय दर को बनाए रखने का जो काम है, जो फिक्स हो गई, तो उस विनिमय दर को बनाए रखने का काम उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। कौन करता है? उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। जैसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। तो अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, कौन है? वो है फेडरल रिजर्व। तो वहां फेडरल रिजर्व करेगा। और यदि भारत की बात करें उदाहरण के लिए तो यहां पर आरबीआई करेगा। ओके, इतना चीज लिखना है। यदि विनिमय दर स्थिर कर दी है, ठीक है, स्थिर विनिमय दर है, और यदि उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है जी, या डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपए की कीमत घट जाती है, या रुपए की कीमत बढ़ जाती है और डॉलर की कीमत घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में देश का जो केंद्रीय बैंक है स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए क्या करेगा? अपने आरक्षित मुद्रा भंडार से, जो कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, उसमें से क्या करेगा? मुद्रा को बेचने या क्रय करने का काम करेगा, जिससे कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या हो? अपनी जगह पर आ सके। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले बताया कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, इसको आपने लिखना नहीं है, केवल आपको समझाया जा रहा है
कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है। मान लेते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच समझौता होता है कि हमारी मुद्राओं के बीच विनिमय की दर क्या होगी। तो दोनों देशों का समझौता हो गया, अमेरिका और भारत का। अमेरिका का जो $1 अर्थात अमेरिका का जो $1 है वह 30 रुपए खरीदने की क्षमता रखेगा, ठीक है जी। और भारत का जो रुपया है 30 रुपए में $1 खरीदेगा। ये मुद्राओं की, दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर निश्चित हो गई, ठीक है, जिसे कि स्थिर विनिमय दर कहते हैं। यहां पर रह गई तो एक ये हो गया स्थिर विनिमय दर। अब क्या होता है कि यदि विनिमय दर बदलती है किसी भी कारण से, जैसे यहां पर देखें, एक कंडीशन ऐसी सकती है कि $1 बराबर 50 रुपये, अर्थात $1 में 50 रुपये खरीदे जा सकते हैं। ओके जी, अर्थात रुपए की विनिमय दर क्या हो गई है, घट गई है। ओके, अगली कंडीशन देखिए दूसरी वाली कि $1 बराबर 15 रुपये, अर्थात $1 में अब 15 रुपये मिलेगा। लेकिन यहां पर देखें रुपया क्या हो गया है, महंगा हो गया है, और डॉलर क्या हो गया, सस्ता हो गया है। तो इन दो स्थितियों के आने पर, ठीक है, देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, यहां पर लिखा है आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार से क्या करेगा, डॉलर को बेचने का काम करेगा या फिर क्रय करने का काम करेगा, जिससे कि विनिमय दर $1 बराबर 30 रुपये हो जाए, जो कि स्थिर विनिमय दर कहलाती है। ओके जी, तो यदि क्या होता है, रुपया क्या होता है, सस्ता हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, डॉलर को बेचने का काम करेगा। और 50 में से 30 घटा दीजिए तो 20 रुपए का जो डिफरेंस है, इतना रुपया क्या कर लेगा, क्रय कर लेगा डॉलर से, ठीक है जी। यदि यहाँ पर क्या होता है, रुपया देखो 15 में $1 मिल रहा है, ठीक है जी, तो इट मीन्स हो गया 30 रुपए में $2 मिलेंगे, तो रुपया मजबूत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो देश का केंद्रीय बैंक है, ओके, किसी भी देश का, तो वो क्या करेगा कि रुपए की आपूर्ति को बढ़ाएगा, ठीक है। तो रुपए की आपूर्ति को बढ़ाएगा तो डॉलर को खरीदने का, क्रय करने का काम करेगा। एक में विक्रय करेगा और एक में क्रय करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि $1 बराबर 30 रुपए, जो कि स्थिर विनिमय दर है, ये नहीं हो जाती है। ओके, तो ये है स्थिर विनिमय दर का उदाहरण। पहले बताया, ये समझाया जा रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आती है कि लघु खुली अर्थव्यवस्था का स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। इसके अंतर्गत जितनी बातें मैंने आपको बताई, उसके बाद इसमें टॉपिक आता है, यदि किसी देश में स्थिर विनिमय दर है, ओके जी, स्थिर विनिमय दर है और वहां पर पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है, ठीक है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है, और ऐसी स्थिति में वह देश क्या करता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है। तो उसका प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, क्या राष्ट्रीय आय बढ़ेगी या घटेगी, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दो बातें आ गई, स्थिर विनिमय दर उस देश में हो और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, अर्थात पूंजी बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश में निवेशक ले जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उस देश का जो केंद्रीय बैंक है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, ठीक है जी। कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अर्थ है कि वह मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ओके जी, अब इसको जो मुंडेल और फ्लेमिंग जो मॉडल है उन्हीं की भाषा में समझने की कोशिश करनी है। तो ये वाला हमारा टॉपिक हमको याद रखना है, ठीक है जी। तो देखिए, दो प्रकार का संतुलन हो सकता है। एक होता है आंतरिक संतुलन। आंतरिक संतुलन अर्थात ये आंतरिक संतुलन देश के अंदर होगा, ठीक है जी। और जो बाह्य संतुलन है, ये भारी विश्व के साथ लघु खुली अर्थव्यवस्था में एक देश का आयात और निर्यात जो होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसको बतलाता है, ठीक है जी। यदि आंतरिक संतुलन में क्या होगा, यदि देश का जो बजट है इसमें आय और व्यय बराबर है, तो ये बजट कैसा होगा, संतुलन का बजट होगा। यदि सरकार की आय कम है, व्यय ज्यादा है, तो घाटे का बजट होगा। यदि सरकार की क्या है, इनकम ज्यादा है और उसका व्यय कम है,
तो ये बचत का बजट होगा, इस प्रकार का होगा। लेकिन सरकार का आय व्यय बराबर होता है, ठीक है, तो आंतरिक संतुलन को दर्शाएगा। बाह्य संतुलन में आ जाएगा भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, अब भुगतान तो संतुलन में क्या आएगा कि देश का आयात और निर्यात, ठीक है, देश का आयात और निर्यात ये इसमें आने वाला है। ओके जी, तो यदि आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो वह बाह्य संतुलन होगा। और आंतरिक संतुलन के लिए, ठीक है, बजट आपका क्या है, बराबर है, संतुलित है, ठीक है, आय व्यय बराबर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देश की बराबर है, तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। लेकिन देश के लिए पूर्ण संतुलन कब होगा, मुंडेल और फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग, जबकि आंतरिक और बाह्य संतुलन दोनों हो। तो इसी बात को अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम पर समझने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, इस प्रकार से दो अक्ष ड्रॉ करने हैं, जैसे कि किसी भी रेखा चित्र में दो अक्ष ड्रॉ किए जाते हैं। ओ एक्स ये हमारा क्षैतिज अक्ष रहेगा जो कि पड़ा वाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। वाई पर हमारा ये वर्टिकल एक्सिस रहेगा। और यहाँ पर नीचे जो का जो टाइटल होगा पूरा ओ एक्स तक का, ये राष्ट्रीय आय होगा। और ये जो वाई पर हम लिखेंगे, ये लिखेंगे ब्याज दर, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। अब देखिए कि जो आंतरिक संतुलन है देश का, ठीक है, इसको समझाने के लिए मुंडेल और फ्लेमिंग ने आईएस और एलएम वक्रों की सहायता ली है। अर्थात जो लघु खुली अर्थव्यवस्था की बात मुंडेल फ्लेमिंग कर रहे हैं, उन्होंने आंतरिक संतुलन को दिखाने के लिए अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है, इसके लिए किन वक्रों का प्रयोग किया है, आईएस और एलएम, ठीक है, मॉडल का यूज किया है। आईएस और जो एलएम वक्र है, ये जो मॉडल है, इसको डेवलप करने का जो काम किया था वो हिक्स और हैंसन के द्वारा किया गया था। और उन्होंने जो आईएस और जो उनका एलएम मॉडल था, वह बंद अर्थव्यवस्था के लिए था। कैसे अर्थव्यवस्था के लिए था, बंद, कि जिस देश का किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं होता है। लेकिन हिक्स और हैंसन के मॉडल को मुंडेल और फ्लेमिंग दोनों अर्थशास्त्रियों ने खुली अर्थव्यवस्था पर लागू किया है। अब क्या होता है, अब हमने क्या करना है, इसी के माध्यम से हमारी समझ में आ जाएगा। देखिए जी, जो हमारा आईएस, ठीक है, आईएस लिखा हुआ है, इस प्रकार से नेगेटिव ढाल वाला है, अर्थात हमारा वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसा कि मांग वक्र गिरता है। ये वस्तु बाजार को बतलाता है। किसको बतलाता है, वस्तु बाजार को बतलाता है, ठीक है जी, वस्तु बाजार के संतुलन को बतलाने वाला इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है जी, निवेश और बचत का ये वक्र है। ओके जी, और जो ये वक्र ऊपर को उड़ जा रहा है, ये है एलएम, ये मुद्रा बाजार को दिखलाता है। किसको दिखलाता है, मुद्रा बाजार के संतुलन को दिखलाता है। तो हिक्स हैंसन ने क्या किया था कि जो कि आईएस वाला था और जो एलएम था, इन दोनों की जो व्याख्या की थी वो कीन्स ने अलग अलग की थी। लेकिन बाद में हिक्स हैंसन ने इन दोनों को क्या किया, इकट्ठा किया। और उसके बाद इन्होंने बतलाया कि जहां पर आईएस वक्र, ठीक है जो, और एलएम कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहां पर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इसको नीचे लाएंगे और यहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय आय या रोजगार, और इधर यहां पर ब्याज की दर क्या होगी, निर्धारित होगी। ओके जी, तो आंतरिक संतुलन के लिए माना कि हमें इसी को समझ लेते हैं कि आईएस कर्व आपने यहां पर ड्रॉ करना है, ठीक है जी, और एलएम कर्व आपने ड्रॉ करना है, ठीक है जी। यहां पर एक पॉइंट पे ये क्या करेंगे, दूसरे को काटेंगे। तो आपने इसमें तो कोई इतना गणित लगाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दूर बना दीजिए जो रेखा चित्र आपका सुंदर लगे। ओके, अब जो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, देखो भैया, तो ये यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको नीचे देखना है। तो ऐसी स्थिति में देश की जो राष्ट्रीय आय ओ वाई होगी, ठीक है, ओ वाई होगी, और यहाँ पर जो ब्याज की दर है, ठीक है जी, वह इसको इधर लाना है, तो इतनी तय होगी, ठीक है। तो ये है आर, आर फॉर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये इसी को हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाएगा, जहां पर आईएस कर्व और हमारा एलएम कर्व एक दूसरे को काटेंगे। ये प्रारंभिक बिंदु है। ओके जी, स्टार्टिंग में है ये सबसे पहले, और इधर तक हमारी ओ वाई हमारी राष्ट्रीय आय होगी,
और इधर हमारा ये जो यहां से लेकर इधर आ गया इतना, ठीक है जी, ये हमारी क्या होगी, घरेलू ब्याज की दर होगी। यहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगी। लेकिन यहां पर एक कर्व और खींचा गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल पड़ा हुआ है, आपने ऐसा ही करना है। तो और इस पे लिखना है बीओपी। अभी बीओपी क्या होता है? बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन। तो जब क्या है, अब यहां पर थोड़ा समझना है कि जब क्या है, इन्होंने क्या बताया मुंडेल और फ्लेमिंग ने, कि किसी देश की जो ब्याज दर है, किसी देश की जो ब्याज दर होती है, वह विश्व की ब्याज दर के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, माना विश्व की ब्याज दर क्या है कि 10% है, 10% है, जबकि किसी देश की ब्याज दर जो है वो 8% है। तो 2% का जो अंतर है, तो कुछ समय बाद जो होगा वह विश्व की जो ब्याज दर है 10% उसके बराबर हो जाएगी, मतलब समान हो जाएगी। और ये समान क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने माना है कि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वह पूंजी बाजार से अपना धन उठाकर या निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात एक बाजार से, भारतीय बाजार से उठाकर अमेरिकी बाजार में ले जा सकते हैं। अब क्यों ले जाएंगे, अब ये भी आने वाला है, तो ठीक है। तो देखो भाई, जब घरेलू ब्याज की दर और विश्व की, यहाँ पे लिखा RF फॉरेन जो इंटरेस्ट रेट है, विश्व की एक घरेलू ब्याज की दर है, किसी देश की, मतलब भारत की मान लेते हैं, ठीक है, RF है, विश्व की ब्याज दर है। जब ये दोनों बराबर होती है, R=RF मेरा लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस देश का जो भुगतान संतुलन है, ठीक है, ये वाली पड़ी वाली रेखा बीओपी, ये क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है जी, मतलब आयात बराबर निर्यात होता है। आयात की राशि और निर्यात की राशि जो होती है वो बराबर होती है, कि जितने का आयात किया रुपये का, उतने का ही आपने निर्यात कर दिया। सपोज क्या हुआ कि यहाँ पर 100 अरब रुपए का निर्यात किया गया और 100 अरब रुपए का ही आयात किया गया, तो 100 में से 100 घटा दो तो कितना बचेगा, 0। तीसरे लिखा मेरे यहाँ पे बीओपी इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कर्व है, ये हमारा जो होगा वह इस अक्ष के, अर्थात जो हमारा ओ एक्स अक्ष है, इसके समांतर पड़ा होगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में देखो भाई, अब ये बीओपी का कर्व हो गया, तो यहाँ पर ये IS और LM आंतरिक संतुलन को दिखा रहे हैं, और जो बीओपी है, ठीक है जी, वो बाह्य संतुलन को दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंतरिक संतुलन और बाह्य संतुलन बराबर हो गए, तो ये दिखलाएगा कि देश जो है यहाँ पर उसका आय का स्तर यहाँ पर इतना है, या पूर्ण रोजगार का स्तर इतना है, और उसका जो ब्याज की जो दर है वह घरेलू ब्याज की दर विश्व की ब्याज दर के बराबर है। तो इसको करना क्या है, सरल भाषा में बतला देते हैं। पहले आप एक यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, समझा तो मैंने आपको दिया है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए रेखा चित्र बनाने के लिए, यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी, और यहाँ पर ई लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा नीचे की तरफ IS कर्व होगा, इधर की तरफ LM कर्व होगा, अर्थात ये मुद्रा की मात्रा को बतलाने वाला है। ओके, अब देखिए, अब होता क्या है, इसमें बतला रहा है स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने का काम करना है। जैसे मैंने पहले बताया, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है और विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है देश, ठीक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बाजार में और डालता है। अब वो क्यों डालता है, वो राष्ट्र आय में और या रोजगार में वृद्धि करना चाहता है। तो जब भी मुद्रा की मात्रा को बाजार में अतिरिक्त डाला जाएगा, ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो भाई, अब आपने क्या करना है, ठीक है, ये IS जो हमारा कर्व है अपनी जगह ऐसा ही रहेगा। आपने क्या करना है, यहां से एक कर्व और ड्रॉ करना है, ठीक है जी, किस तरफ, दाईं तरफ। ये हमारा जो मूल है, ठीक है जी, जहां पर संतुलन है पहला, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है जी। इसकी तरफ मुद्रा की जैसे पूर्ति होगी, तो हमारा जो LM कर्व है यहाँ पर दूसरा बनाना है, ठीक है जी, और ये दाईं तरफ बनाना है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति की बात आ रही है, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है जी, बाजार में तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से जो ये पहला वाला कर्व है LM, ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये बायां, ये मेरा बायां हाथ है, तो ये दाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो LM कर्व है वह
दाईं तरफ शिफ्ट होगा या विवर्तित होगा और उसके बाद नया संतुलन बनेगा। अब नया संतुलन कहां पर बनेगा? आईएस वाला कर्व वही रहेगा और इसने इसको यहां पर कट किया, ठीक है जी। तो यहां से इसको नीचे लाना है और यहां पे लिख देंगे y1। तो इससे क्या हुआ कि यहां से लेकर इतना y से लेकर yn के बीच क्या हुआ? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। ओके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लेकिन इसके जवाब में हम इसको जब इधर मिलाएंगे तो जो ब्याज की दर है घरेलू, ठीक है जी, वह विश्व की ब्याज दर से घट जाएगी। विश्व की ब्याज दर से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घटी? ये इसलिए घटी क्योंकि मौद्रिक नीति जो है वो विस्तारवादी हो गई है, अर्थात मुद्रा ज्यादा बाजार में आ गई, तो दूसरा संतुलन का बिंदु क्या बना? ई से नीचे आ गया, E1 पर आ गया। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय है इतना बड़ी y से लेकर y1 हो गई, लेकिन इसके जवाब में इधर मिलाना है और ब्याज की दर जो है घरेलू वह R से घटकर R1 हो गई है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए कि जब ब्याज की दर क्या है, विश्व की ब्याज दर से, अर्थात विश्व की ब्याज दर और पहले घरेलू ब्याज बराबर थी, लेकिन अब ब्याज दर विश्व की ज्यादा है और हमारे देश मानक भारत की बात कर लेते हैं, वो घट गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत से जो पूंजी का प्रवाह है, यानी कि भारत का जो वित्तीय बाजार में जितने भी इन्वेस्टर हैं वह देखेंगे कि बाजार में भैया इंटरेस्ट घट चुका है। भारतीय बाजार में क्या घट चुका है? इंटरेस्ट घट चुका है, ब्याज की दर या लाभ की दर घट चुकी है और विश्व की ज्यादा है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। पहला माना कि भारत, या हम कह सकते हैं कि घरेलू ब्याज की दर और विश्व की ब्याज दर 15% दी, ठीक है जी, इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर बीओपी भी संतुलन में है, ओके जी। अब क्या हुआ कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया तो जो हमारा एलएम कर्व है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। आपको एक नया बनाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर E1 लिखना दिया, नया बिंदु बन गया, इसको नीचे खींचेंगे। इतनी हमारी राष्ट्रीय बढ़ी, लेकिन इसके जवाब में ब्याज की दर घट गई। मान लीजिए ये ब्याज दर हो गई 8% घटकर हो गई, जबकि विश्व की ब्याज दर कितनी है? 15% हो गई है। तो इसके जवाब में होगा क्या? अब इसके जवाब में ये होने वाला है कि भारत में जो निवेशक हैं, अब वो देखेंगे कि भारत में तो ब्याज की दर क्या है? कम है, और इधर विश्व में ब्याज की दर ज्यादा है, और मान लेते हैं वो अमेरिका में ब्याज की दर ज्यादा है। तो यहां से, अर्थात भारत के मुद्रा बाजार से, ठीक है जी, भारत के मुद्रा बाजार से जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे, ठीक है जी, पैसा निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। और पूंजी किधर जाएगी? पूंजी का प्रवाह किधर होगा? वह पूंजी का प्रवाह 15% है, लाभ की दर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इधर के जो या भारतीय बाजार में जिन्होंने पैसा लगा रखा है वह अमेरिका की तरफ जाएंगे, अर्थात अमेरिका भारत के बाजार से अपना पैसा निकाल कर क्या करेंगे? अमेरिका के बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे जवाब में क्या होगा? वो क्या करेंगे? इधर से अमेरिका के बाजार में जाना है तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? डॉलर की मांग बढ़ेगी। तो जो देश का केंद्रीय बैंक है उसके पास क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार होता है, रिजर्व मुद्रा भंडार उसके पास होता है। तो वह डॉलर को क्या कर देगा? बेचना शुरू कर देगा। तो जब देश का केंद्रीय बैंक डॉलर को बेचना शुरू करेगा तो होगा क्या भैया कि मुद्रा भंडार में से जब वो डॉलर को बेचेगा तो मुद्रा भंडार में कमी आएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इधर का जो कर्व है हमारा, इधर इधर दाईं तरफ शिफ्ट हुआ था, अब ये इधर को जाएगा, क्योंकि भारतीय बाजार में उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय में वृद्धि करेंगे, पता चला कि उस चक्कर में पैसा यहां से निकाल कर लोग कहां ले जा रहे हैं? विदेशी बाजार, अमेरिका बाजार में ले जा रहे हैं। तो मुद्रा भंडार से डॉलर बेचना पड़ेगा। किसको? केंद्रीय बैंक को। और वह तब तक बेचता रहेगा तो उसके मुद्रा भंडार में क्या होगा? कमी होगी। यदि हमारी पानी की टैंक है और उसमें 500 लीटर पानी है और हमने उसमें 100 लीटर किसी को दे दिया तो पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, 400 लीटर रह जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही मुद्रा भंडार में कमी आएगी तो फिर मुद्रा का संकुचन होगा, ठीक है जी, मुद्रा की मार्केट में कमी होगी। और ये वक्र पुनः इधर आया था, ऐसी स्थिति में ये इधर को जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे खिसकर और इस बिंदु पर पहुंच जाएगा जो कि पहले था, ठीक है जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष से निकलता है
यदि स्थिर विनिमय दर हो और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता हो और देश की जो मौद्रिक नीति है वो विस्तारवादी होती है, मुद्रा की ज्यादा मात्रा बाजार में डाल दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ती नहीं है, ना रोजगार बढ़ता है। ठीक है, पहले चरण में थोड़ा सा बढ़ गया था, बट देखा कि भैया क्या ब्याज की दर कम हो गई, सारा पैसा जो डॉलर था वो अमेरिका चले जाने लग गया। ठीक है जी, तो पुनः मुद्रा की मात्रा को कम करना पड़ा। ओके जी, तो कुल मिलाकर यहां पर ये निष्कर्ष निकलेगा, स्थिर विनिमय दर है, पूंजी क्या होती है, गतिशील होती है। इन्वेस्टर जहां भी ब्याज की दर ज्यादा होती है वहां ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस देश में विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है वह फेल हो जाती है, वह विफल हो जाती है और राष्ट्रीय आय को बढ़ाती नहीं है। ठीक है, भले ही यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्रीय आय बढ़ी है, इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक राष्ट्रीय आय बढ़ी, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या होगा कि लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों की आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ओके जी, इससे क्या होगा, इससे दो काम हो सकते हैं। जब आय बढ़ेगी तो हमारे आयात बढ़ेंगे। ठीक है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी देश में, और यदि वस्तुएं देश में नहीं है तो बाहर से लानी पड़ेंगी, तो ऐसे में स्थिति में आयात बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में निर्यात क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, और ऐसी स्थिति में जो बीओपी है, बीओपी तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसे में बीओपी क्या हो जाएगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा, घाटे की स्थिति में आ जाएगा। ओके जी, तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि स्थिर विनिमय दर और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के अंतर्गत यदि विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करती है, न रोजगार को बढ़ाने का काम करती है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत बात कर रहा हूं। ठीक है जी, इसका उल्टा यहाँ पर मेरा दूसरा डायग्राम बना रखा है, यह है संकुचनवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, इसका उल्टा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट अर्थात देश का जो केंद्रीय बैंक है ऐसा करता है कि वह इसका जस्ट अपोजिट करता है, या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ाया, ठीक है जी, और दूसरे उसमें क्या करता है कि वह मुद्रा की मात्रा को घटाता है, बाजार से मुद्रा की मात्रा को घटाता है। तो क्या इससे रोजगार बढ़ेगा उस देश में, और क्या उस देश का जो भुगतान संतुलन है वो अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, इसको भी यहाँ पर समझते हैं। पहले का एकदम से उल्टा है, इसके लिए करना क्या है आपने, पहले तो आपने यहाँ से, पहले तो ये था ऊपर, इसको नीचे लाना है। पहले सरलता के लिए बता देते हैं कि कैसे कैसे आपने इसको बनाना है, यहाँ पर जल्दी से पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं खींचना है। आपने क्या करना है, एक रेखा सीधे यहाँ से ड्रॉ करनी है, बीओपी होगी, यहाँ पे 0 लिखना, पहले बताया जा चुका है। ओके जी, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। ठीक है जी, यहाँ से आईएस कर्व ड्रॉ करना है और एक एलएम कर्व ड्रॉ करना है, पहले बता चुका हूँ। ये वस्तु बाजार को दिखाता है, ये मुद्रा बाजार को दिखलाता है। ठीक है जी, यहाँ पर पहला संतुलन है। ठीक है, पहला संतुलन है, तो यहाँ पर संतुलन है, तो ये और ये यहाँ तक वो वाई क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय हो जाएगी, क्योंकि आईएस और एलएम कर्व जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पर क्या तय होगा, राष्ट्रीय आय या रोजगार की मात्रा तय होगी ओ वाई, और ब्याज की दर तय होती है इससे आर। ठीक है जी, लेकिन इसी के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी दिखाया गया है। तो यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बराबर होता है तो विश्व की ब्याज दर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर घरेलू ब्याज दर और बाहरी जो ब्याज दर है विश्व की, दोनों बराबर है। ठीक है जी, ये पहला बिंदु है। अब देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है, वह मुद्रा की मात्रा को कम करता है, मुद्रा की मात्रा को कम करता है। ठीक है जी, किस लिए, कि हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या असर पड़ेगा, पहले हमारा जो, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हमारा पहला संतुलन का बिंदु है। तो जब मुद्रा की मात्रा को घटाया जाएगा तो बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पे संकुचनवादी मौद्रिक नीति की बात कर रही है कि मुद्रा की मात्रा को बाजार में कम करना है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा को कम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो एलएम कर्व है ये मुद्रा की मात्रा को दर्शा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कम करने से जो एलएम कर्व है ये किस तरफ शिफ्ट होगा, ये बाईं तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, बाईं तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा, लेकिन हमने इसको सीधे बनाना है, तो ये बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक एलएम कर्व खींचना, ये दूसरा LM1 हो गया। ठीक है, ये LM हो गया और ये LM हो गया, लेकिन IS कर्व वही रहेगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला कर्व जहां पर काटेगा, यहाँ पर संतुलन का बिंदु होगा, यहाँ पर पहला था, यहाँ पर E1 हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि ये संतुलन का बिंदु यहाँ गया तो ये पीछे की ओर आया। ठीक है जी, तो इससे क्या हुआ, इधर से राष्ट्रीय आय घटेगी, बढ़ेगी नहीं, राष्ट्रीय आय घटेगी, बट ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ेगी।
ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो विश्व की ब्याज दर और घरेलू ब्याज दर पहले तो क्या थी, इस बिंदु पर संतुलन था, तो क्या थी, बराबर थी। लेकिन जैसे ही मुद्रा की मात्रा में कमी की गई और जो एलएम कर्व है वो एलएम से एलएम1 हो गया और बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर घरेलू, ठीक है, हमारा भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ब्याज की दर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में देखो, अब इसको यहाँ पर अंकों की भाषा में समझते हैं कि विश्व की ब्याज दर ये है, माना अमेरिका में ब्याज दर ये चल रही है और भारत ने जैसे ही मुद्रा की मात्रा को कम की, तो मुद्रा की मात्रा कम करने से यहाँ पर संतुलन का बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको नीचे खींचा, इसको इधर किया तो ये ऊपर चला गया, तो R1 हो गई सांकेतिक भाषा में, माना कि वो 15% हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब इधर का जो निवेशक है, जिन्होंने अमेरिका में पैसा लगा रखा है पूंजी बाजार में, वो अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, अब वो 8% थोड़ी देंगे, अब वो 15% पे नजर डालेंगे कि कहाँ ज्यादा हाई रिटर्न्स मिलने वाला है, जहां ऊंचा प्रतिफल मिलेगा उधर ही पूंजी दौड़ेगी। हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे कि यदि कोई बैंक ज्यादा ब्याज की दर दे रहा है, अरे कम दे रहा है, हम किस में जमा करेंगे, कम वाले में जमा करेंगे। हम उसमें जमा करेंगे कि जहां हमें ज्यादा ब्याज की दर मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ब्याज की दर भारत में बढ़ेगी, तो विदेशी जो पूंजी है उधर अमेरिका से, ठीक है जी, 8% यहाँ मिल रहा है, यहाँ 15% का आ गया, तो उधर की पूंजी का जो प्रवाह होगा हमारे देश में आएगा। ठीक है जी, यानी कि किसी देश में आएगा, तो देश में जब आएगा, ठीक है, तो बताइए विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी, आएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, भरेगा। ठीक है जी, और विदेशी मुद्रा भंडार जब भरेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे ये करके हमारा ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट वाला, ये धीरे 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 करके यहाँ खिसकेगा। ठीक है जी, और अपने मूल बिंदु पर आ जाएगा जब तक कि इसकी जो ब्याज दर है विश्व की ब्याज दर के बराबर नहीं हो जाती है। जब सारा पैसा लेकर यहाँ आएंगे तो लाभ की दर क्या होगी, धीरे धीरे घटना शुरू कर देगी और मुद्रा का विस्तार होगा, क्योंकि डॉलर देश में आएगा भैया। ठीक है, तो भंडार भरेगा। ठीक है, तो मुद्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, और ये कम होने के बाद धीरे 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 इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, और जहां पर पुनः घरेलू ब्याज दर और विश्व की ब्याज दर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए, मुद्रा की जैसे ही मौद्रिक नीति अपनाई संकुचनवादी, तो राष्ट्रीय क्या है, घटी है। ठीक है जी, घटी है, दिख रहा है, घटी है। ठीक है, और ब्याज दर क्या हुई, बढ़ी हुई है। लेकिन यहां पर भी जो संकुचनवादी मौद्रिक नीति है वो अपने मूल स्थान पर आने की प्रवृत्ति रखती है, यहां आएगी। ओके जी, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आय घटी है। ठीक है जी, और यहां पर क्या दिख रहा था कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है। ठीक है, यहां पर बीओपी क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो जाता है। और यहां पर देखे, यहां जब ऊपर जाएंगे तो पहली स्थिति में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, हमारा अनुकूल हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। ओके जी, तो लेकिन वो रहेगा नहीं इतना, क्योंकि पूंजी निर्बाध गति से एक दूसरे देश में आ और जा रही है। तो कुल मिलाकर एलएम कर्व अपना जो LM1 में चेंज हुआ था वो धीरे धीरे करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुद्रा बहुत आएगी विदेशों से। ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, हाई रिटर्न के लिए, तो धीरे धीरे लाभ की दर घटेगी और मुद्रा का विस्तार होने से फैलाव करते और ठीक है, ये कर्व पुनः यहीं पर अपना मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि इससे भी राष्ट्रीय आय में क्या होती है, दिख तो रहा है कि कमी होती है, लेकिन कमी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यदि देश का क्या होता है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता होती है और विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, चाहे संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि न तो राष्ट्रीय आय घटती है और न राष्ट्रीय आय बढ़ती है, रोजगार का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता है। ये इसका निष्कर्ष है, सकते हैं कि मौद्रिक नीति यहाँ पर फेल हो जाती है। अगला थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आता है मुंडेल फ्लेमिंग ट्रिक। ठीक है, जैसे कि मुंडेल फ्लेमिंग ट्रिलेमा कहते हैं इंग्लिश में, ये इसी को कहते हैं असंभव त्रिक। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। त्रिक मीन्स होता है तीन, त्रिक मीन्स क्या होता है, तीन। ठीक है जी, और असंभव त्रिक मतलब तीन चीजें, तीन नीति किसी देश में एक साथ काम नहीं कर सकती है। स्थिर विनिमय दर है और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। ठीक है, और उसके साथ तीसरा और जोड़ दिया, स्वतंत्र मौद्रिक नीति। ठीक है, कि जिसमें आप विस्तार भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, दो नीतियां काम करेंगी और तीसरी नीति क्या होगी, काम नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पर मौद्रिक नीति काम नहीं कर रही है, चाहे वह
आपकी विस्तारवादी है और चाहे यहाँ पर संकुचनवादी है। तो इस प्रकार से हमने आपको डायग्राम बनाना भी सिखाया और साथ में ये भी बतलाया कि किस प्रकार से, ठीक है, कि विश्व की ब्याज दर और घरेलू ब्याज दरों में अंतर आ जाता है और जिससे कि पूंजी का प्रवाह एक देश से दूसरे देश की तरफ जाता है। मिलाकर इसका सार हमने आपको बतला दिया है कि स्थिर विनिमय दर हो और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता हो और देश का केंद्रीय बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति या क्या अपनाता है, संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो उसकी नीति होती है, मौद्रिक नीति, वह काम नहीं करती है। तो आज की बात तो यहीं पे समाप्त होती है। आगे भी हम इस मॉडल को और भी विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।